लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 45 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लड़कियों की म्यूजिक जमात बैठी। शतरंजी बिछाकर इसराज सितार तबला हारमोनियम वायलिन बांसुरी ले लेकर एक एक लड़की बैठ गई। उमा ने सितार रानों में दबाकर उस पर चोटी देना आरंभ कर दिया। मालती पैरों में घुंघरू बांध कर बैठे ही बैठे छमाका देने लगी। सितार और इसराज के स्वरों से मिलकर वायलिन सिसकारियां भरने लगी। सब सहेलियों के आग्रह से शारदा ने खम्माच की एक ठुमरी उठाई। एक समा बंध गया। बाकी भौहें, बड़ी बड़ी आंखें, अनावृत भुज मृणाल, नवीन केले सा रंग, चंपे की कली के समान उंगलियां सितार के तारों पर घुमेर सा करती हुईं। चमेली के फूलों से लदी हुई लता के समान शारदा की वो छवि बहुतों के मन में घर कर गई। सबने ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। केवल जुगनू का ये सब देखकर कंठ सूख गया। वो भीड़ में पीछे खड़ा होकर उस सुधा को पीता रहा। उद्दीप्त वासना का एक ज्वार उसे डुबो रहा था। वो तप रहा था काम ज्वाला की भट्ठी में। उद्वेग का झंझावात जैसे उसे झकझोर रहा था। लोग कहते हैं यही प्रेम है, यही प्रेम का उत्कट रूप है, परंतु प्रेम नहीं, ये काम था, कोरा काम। प्रेम क्या है, इसे बहुत कम आदमी जानते हैं। मन में आत्मा को विभोर कर देने वाली कुछ भावनाएं ऐसी उठती हैं, वो प्रेम है। प्रेमानुभूति के कारण मनुष्य भौतिक जीवन से बहुत पृथक हो जाता है। मैं स्वीकार करूंगा कि शरीर विकास का इतिहास काम विकास का क्रमशः प्रकटीकरण है। बच्चे काम विकास से रहित होते हैं, ये उन पर दैवी अनुकंपा है, क्योंकि उनके नन्हे कोमल हृदय और कोमल अंग काम के प्रचंड वेग को सहन ही नहीं कर सकते। बच्चों के अवयवियों अत्यंत उत्तेजनापूर्ण होते हैं। उनका कोई भी अंग आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। इसी से बड़े आदमियों की अपेक्षा बच्चों की इंद्रियां अधिक उत्तेजित हो जाती हैं। बड़ी उम्र में समझदारी के साथ काम वासना को छिपाने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, पर बच्चों को इसकी परवाह नहीं होती। निस्संदेह उसमें स्वतः काम भावना मौजूद रहती है, लैंगिक आकर्षण भी होता है। और चाहे भी जिस उम्र का छोटा बच्चा हो, वो भिन्न लिंगी के प्रति आकर्षित होता है। पर बच्चे भोले और सरल होते हैं। वे भिन्न लिंगी होने पर परस्पर प्रगाढ़ मित्र बन जाते हैं, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि वे सर्वत्र निर्दोष रहते हैं। वास्तव में भिन्न लिंगी बालकों का संपर्क आग से खेलना ही है। प्रेम की कोमल अनुभूति बालक के हृदय में सबसे अधिक होती है। उसी पर बालक का जीवन अग्रसर होता है। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है, उस अनुभूति में मनोभावनाओं का मिश्रण होता जाता है। सब बच्चों को सभ्य जीवन में पलने का सुअवसर नहीं मिलता। कुछ बच्चे पशुओं के समान जीवन व्यतीत करने वाले दुराचारी, चरित्रहीन, दुर्व्यसनी और शराबी लोगों के संपर्क में जीवन व्यतीत करते हैं, या वे उन कस्बों और गांवों में पलते हैं जो नीच वातावरण से परिपूर्ण हैं। वहां से बच्चे अपनी तीव्र ग्राहक शक्तियों के कारण ज्यों ज्यों वे बड़े होते जाते हैं, बुराइयों को ग्रहण करते जाते हैं। प्रेमानुभूति में मनोवासना उनका माध्यम होती है। एक बात और है, बचपन ही से बच्चों को भिन्न लैंगिकता का अभ्यास कराया जाता है। लड़के और लड़कियों के रहन सहन, वस्त्र विन्यास सब पृथक पृथक होते हैं। लड़के प्रायः साहसी और लड़कियां चंचल होती हैं। दोनों मोहक खेल खेलते हैं। इसका एक कारण यह है कि काम चेष्टाएं बच्चों से छिपाई जाती हैं, पर वे छिपी नहीं रहती और उनके मन में उनके प्रति कौतूहल जागृत होता रहता है, जो धीरे धीरे उनकी मनोभावना में मिल जाता है। यही काम विकास का प्रथम मार्ग है। काम संबंधी प्रत्येक वस्तु उनसे यत्नपूर्वक छिपाई जाती है। इससे उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। इस प्रकार काम रहित प्रेम भावनाएं आगे चलकर यौवनोदय के साथ ही काम पूरित हो जाती हैं। माता बच्चों को न केवल आराम पहुंचाती है, वो उनका भौतिक रूप से पालन पोषण भी करती है। वो भोजन कराती है, शरीर साफ करती है, इंद्रियों को भी साफ रखती है। इसी से माता का प्रेम सबसे निराला होता है। बड़े होने पर बच्चे को माता की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, और जब वो युवा होकर जीवन युद्ध के लिए तैयार होता है, तो माता के स्थान पर स्त्री वर्ग का प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है।
प्रायः लड़के लड़कियां ज्यों ही यौवनोदय से आक्रांत होते हैं, अपने को अकेला अनुभव करने लगते हैं तथा भिन्न लिंगी का अभाव उन्हें अखरने लगता है। इसी समय काम वेग उन्हें पीड़ित करने लगता है और इस प्रकार भिन्न लिंगी आकर्षण उन्हें आहत करने लगता है। यहाँ एक और बात है, अत्यंत कोमल भाव जो दूसरे से किसी पर आता है अधिक शक्तिशाली होता है। केवल यही बात है जो नवयौवन में क्रांति लाती है और इस प्रकार तरुण तरुणी प्रेमानंद की अनुभूति करते हुए काम वासना की प्रचंड दोपहरी में जा पहुंचते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है, प्रेम का उदय विचार से होता है, परंतु प्रेम को संयम में रखने की बड़ी आवश्यकता है। शरीर भी एक यंत्र है और यंत्र से उतना ही काम लेना चाहिए जितना काम करने की उसमें क्षमता हो। प्रेम में काम विकार का मिश्रण होने से उत्तेजना उत्पन्न होती है, परंतु वो यदि सीमा से बाहर हो जाता है तो भयानक है। एक बालक जिसके लिए सब कुछ नया है प्रत्येक भौतिक अनुभूति से उत्तेजित हो जाता है, पर ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता जाता है वो साहसी और वीर होता जाता है। पर प्रेम की भावना उसमें वैसी ही कोमल बनी रहती है। परंतु जब प्रेम के साथ काम का मिश्रण हो जाता है तो रक्त और नाड़ियों में एक तीव्र उत्तेजना का अनुभव होने लगता है। जब काम विकार की अनुभूति से प्रेम मिलकर एक अत्यंत आनंदप्रद कार्य बन जाता है, उस समय उच्च कोटि के प्राणियों में, भले ही वे भिन्न जातीय हों, एक इंद्रिय होती है जिसमें रक्त का दबाव हद दर्जे तक पहुंच जाता है। इस क्रिया पर नियंत्रण ही उन्नति का मूल है। एक बात यहां और महत्वपूर्ण कहूंगा, हमेशा व्यक्तिगत आदतें मानसिक होती हैं, शारीरिक नहीं। आदतों की भिन्नता आयु और स्वभाव से भी संबंधित है। यदि खराब आदतें शरीर में घर कर जाती हैं तो मनुष्य निर्लज्ज, अविवेकी और कामुक बन जाता है। जुगनू ऐसा ही तरुण था। उसकी काम वासना और कामुकता को वास्तव में दोष नहीं दिया जा सकता। वो कुसंस्कारी, अशिक्षित और बचपन में हीन स्थिति में पला था, परंतु उसका शरीर अत्यंत स्वस्थ और मस्तिष्क अत्यंत चेतन था। अतः उसमें प्रचंड काम वासना थी, किंतु संयम का उसमें नामोनिशान न था। यही कारण था कि प्रेम भाव के पनपते ही काम भाव उस पर आक्रमण करता था और स्त्री मात्र के प्रति उसकी कामुक दृष्टि थी। शारदा के प्रति उसकी उद्दाम काम वासना चरम सीमा को पहुंच चुकी थी। उसका प्रत्येक रोमकूप जल रहा था, उसका प्रत्येक रक्त बिंदु आग का अंगारा बन रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और शरीर का सारा रक्त मस्तिष्क में आ जमा हुआ। उसे न अब समारोह अच्छा लग रहा था, न किसी आदमी का साथ। वो शारदा पर सिंह की भांति आक्रमण तक करने पर आमादा था। उसकी उत्तेजना अब ठीक उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जब मनुष्य भयानक बलात्कार या खून तक करने पर आमादा हो जाते हैं। उसकी समूची प्रेमानुभूति उद्दाम काम वासना में परिवर्तित हो चुकी थी। वो लंबी लंबी सांस लेता हुआ सब लोगों की भीड़ भाड़ से दूर दूर चक्कर काटने लगा। लड़कियां अभी भी गा बजाकर अपना मनोरंजन कर रही थीं। सूर्यास्त हो चुका था। एक आध तारा आकाश में टिमटिमाने लगा था। थोड़ी ही देर में चंद्रोदय हुआ। बड़ा ही सुहावना मौसम था, पर उसे तो ये सब असह्य हो रहा था। उसे उस समय एक स्त्री शरीर की आवश्यकता थी। हो सकता था कि उसे इस समय कोई स्त्री मिल जाए तो उसका गला घोंट दे, उसके चिथड़े चिथड़े करके चीर डाले। उसका संपूर्ण पशुत्व जैसे उन्मत्त हो उठा था। खैरियत इतनी ही थी कि अंधेरा हो उठने के कारण उसे किसी ने देखा नहीं, किसी का ध्यान उसकी ओर न था। वास्तव में डॉक्टर खन्ना, परशुराम और राधे मोहन के अतिरिक्त और किसी से उसका परिचय न था। पर ये सभी इस समय अपने अपने मनोरंजन में लगे थे। बहुत बार उसका मन हुआ कि किसी खंडहर की चोटी पर चढ़कर नीचे कूद पड़े या अपने शरीर को दांतों से काटकर क्षत विक्षत कर ले। वो तेजी से घूम रहा था। बड़ी देर तक वो उसी प्रकार चक्कर काटता रहा। गाना बजाना समाप्त हो गया। सब लोग लौटने की तैयारी करने लगे। जुगनू भी लौटा। इसी समय उसने देखा शारदा अकेली ही जा रही है। एक बार उसने भली भांति सावधानी से चारों ओर देख लिया। आसपास कोई न था। उसने भर्राए गले से कहा, शारदा, एक बात सुनती जाओ। शारदा ने लौटकर जुगनू की ओर देखा। वो मुस्कुरा उठी। उसे आज अभी तक उससे बात करने का अवसर ही नहीं मिला था। उसने हंसते हुए कहा, मुंशी, आखिर तुम यहां दिखाई पड़ ही गए। तुम बड़े खराब आदमी हो मुंशी। बहुत दिनों से तुम कभी हमारे घर नहीं आए। अभी शारदा के ये शब्द उसके मुंह में ही थे कि जुगनू ने लपक कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शारदा ने देखा कि वो हाथ आग के अंगारे की भांति जल रहा है।
वो कांप रहा है। शारदा का हाथ से गायब हो गया। उसने कहा, ये क्या? क्या तुम्हें बुखार है मुंशी? उसकी नजर जुगनू की आंखों पर गई, जो हिंसक पशु की भांति चमक रही थी। उसने खींचकर अपना हाथ छुड़ा लिया और भय और आशंका से भरी हुई जुगनू का मुंह तकने लगी। किसी नैसर्गिक ज्ञान से उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो किसी हिंस्र आक्रमण के सन्निकट है, परंतु वो कुछ भी न समझ पा रही थी। वो अपनी काली काली निर्दोष आंखें जुगनू के मुंह पर जमाए हुए थी, जो बादलों में दामिनी की भांति चमक रही थी। संयत होकर जुगनू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं। तो लाओ दो। शारदा के चेहरे पर फिर वही सरल हास्य खेलने लगा। जुगनू ने फाउंटेन पेन उसके हाथों पर रख दिया। शारदा खुश होकर कलम को देखने लगी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा कलम है, कितना खर्च कर दिया? मैं बहुत व्यस्त था, आ नहीं सका। उसकी वाणी अटपटी और वाक्य असंबद्ध थे, पर शारदा का इन बातों पर ध्यान ही न था। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो मुंशी, मैं तो तुम्हें बहुत याद करती हूं। आज भी तुम जाने कहाँ कहाँ रहे। तुमने अपनी नज्म नहीं सुनाई। मेरी सहेलियां तुम्हारी नज्म सुनना चाहती थीं। शारदा, क्या सचमुच तुम मुझे याद करती हो? ओ बहुत बहुत। तुम कभी कभी हमारे यहां आया करो। लेकिन जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर हम तुम कभी मिल भी न सकेंगे। शारदा लजा गई। उसने कहा, क्यों भला? ये बात तुम शायद न समझ सको। क्यों नहीं समझ सकूंगी? क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मैंने तुमसे अभी क्या कहा था? किस विषय में? तुम्हारी शादी के विषय में। शारदा फिर लजाकर हंसने लगी। उसने कहा, मुंशी तुम बड़े खराब आदमी हो। अच्छा, तुम एक वादा करो। अच्छा, वादा करती हूं, पर किस बात का? इस बात का कि तुम जब किसी से ब्याह करो तो मुझसे सलाह लेकर। शारदा ने जवाब नहीं दिया। वो शर्मा गई। जुगनू ने फिर आहिस्ता से कहा, और ये बात किसी से न कहना, बाबूजी से भी नहीं, अपनी माताजी से भी नहीं। परंतु ये सब बातें तो वे ही करते हैं। शारदा ने लजाते हुए कहा, नहीं, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। कुछ रुक कर उसने कहा, एक बात कहूं शारदा, तुम मुझे प्यार करती हो? अकस्मात शारदा ने जुगनू के मुंह की ओर देखा। जुगनू ने फिर कसकर शारदा का हाथ पकड़ लिया और कहा, शारदा प्यारी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शारदा का मुंह भय से पीला पड़ गया। एक बार वो कांप उठी। उसने झटका देकर हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ दो, कोई देख लेगा। और हाथ छुड़ाकर वो तेजी से चली गई। जुगनू का उपहार, वो फाउंटेन पेन, उसके हाथ में से छूटकर धरती पर गिर गया। जुगनू भी वहां से तुरंत चल दिया। उसे न पार्टी के दूसरे संगी साथियों का ध्यान रहा, न और किसी बात का होश हवास। वो सबसे पृथक पैदल ही दिल्ली की ओर पागल आदमी की भांति लड़खड़ाते हुए पैर रखता चला जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 45, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।